अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। सॉरी 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 इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। सॉरी सॉरी उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो मैं नहीं बना सकी। बहरहाल ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते। और सच रमज़ान चल रहा है ना, तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और मुझे उम्मीद है आप सबकी जो है वो रमज़ान अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड। और सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। आय हाय मैडम, ये आज आपने क्या कर दिया। इधर से रोज़ा रखा हुआ है और ऊपर से आपने जो थ्योरम भी ऐसे ही ढूंढ के लाई है जिसमें खाने की चीज़ का नाम है। नाम देखती ही हमें भूख लग गई है। नहीं नहीं बच्चों, आपने जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा सा भूख पे कंट्रोल रखना है आपने अपना, ठीक है। अच्छा चलते हैं सैंडविच थ्योरम पे। अच्छा स्टेटमेंट जो है वो मैं फ़िलहाल रीड नहीं करती, पहले वैसे जनरल मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन कर लेती हूँ कि देखें, आपने ये मैथ में तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर। जी मैडम पढ़िए। एक्स इज़ लेस देन 1 भी आपने पढ़ा होगा कि वो कोई भी वैल्यू जो कि 1 से छोटी। जी मैम पढ़िए। एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब कोई भी वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है। जी मैम हमने ये चीज़ भी पढ़ी है। अच्छा, आपने यकीनन ये भी पढ़ा होगा एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 या एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस मैम पढ़ा है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है। ओके ओके ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, क्या आपने कभी ये चीज़ पढ़ी है, ओह मैम ये क्या लिखती है आपने। अब बताएं ना, क्या ये चीज़ आपने कभी पढ़ी है। नहीं मैम इस तरह पॉसिबल कैसे है ना, ये देखे तो सही, कोई भी ऐसी वैल्यू है ठीक है जो 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 जो है या तो 1 से, ऑफकोर्स हम कहते हैं 2 जो है वो 1 से बड़ा है ठीक है, लेकिन वो 1 से छोटा तो नहीं हो सकता। अब ये चीज़ कैसे है। बच्चों इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैंडविच थ्योरम बनाया गया है, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से है। परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे आपको समझाने के लिए। देखें, वहाँ पे तो मैंने सिंपल वैल्यूज़ की बात की थी। सैंडविच थ्योरम में अगर वो जो है वो फंक्शंस की बात करता है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, वो फंक्शन इस तरह से हैं कि f ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू g ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू h ऑफ x, ठीक है। अगर हम जो है वो इन तीनों फंक्शंस के ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट जो है ना, जो बिल्कुल लिमिट का बेसिक है, वो मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले जाकर वो समझ लो, तो फिर आपने ये समझना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब जो है हम इन तीनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x अप्रोचेस टू c। ओके जी, ठीक है मैम अप्लाई कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कह रही हैं तो हम कर देते हैं। ओके थैंक यू बच्चों बात मानने के लिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम लोग यकीनन जब भी किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कराते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास आंसर आता है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास इस फंक्शन पे ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो है वो आंसर आता है, फ़र्ज़ करें एल लिख रहने दो, बल्कि मैं वैसे कोई जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ ना, एल को रहने देते हैं, एम ही आपको जो है वो मुश्किल करेगा। चलें, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करने से फ़र्ज़ करें मेरे पास आंसर आया है 2, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन पे भी जब लिमिट अप्लाई करती हूँ तभी मेरे पास आंसर आ गया 2। तो अब जो है ये प्रॉब्लम बन गई है कि पहली और आखिरी लिमिट के जो आंसर हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम आए हैं। तो अब हम क्या करें।
तो अब परेशान होने की बात नहीं है। सैंडविच थ्योरम इसी तरह के मसलों को हल करने के लिए है कि अगर इस तरीके से हमारे पास हो कि कोई भी फंक्शन जो है वो इस एक ही वैल्यू के दरम्यान में फंस जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन, उस फंक्शन की भी फिर वही वैल्यू है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो फंस गया 2 के दरम्यान में, तो हम एक कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स है वो भी बराबर है 2 के। तो सैंडविच थ्योरम बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास पहले फंक्शन की लिमिट, ठीक है, पहले फंक्शन की लिमिट और आखिरी फंक्शन की लिमिट अगर तो वो सेम आ रही है, तो जो दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी भी वही लिमिट होगी जो इन दोनों की थी। ठीक है, तो ये असल में आता है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। आई होप सो समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरम है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ये जो है कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होता है। तो आज इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी दी arc of a circle with center O and radius R. ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सपोज कर लेते हैं जी कि ए बी जो है वो हमारे पास एक सर्कल के ऊपर आर्क है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। तो यहाँ पर ये सेंटर बन रहा है ना, ठीक है, इस सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। सेंटर का बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये जो है हमारे पास है आर, ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे ने सपोज किया है कि हमारे पास सर्कल के ऊपर एक आर्क बनती है। ये यहाँ पर मैं ना पॉइंट बी बन गया और अब इसको भी जो है मिला लेते हैं। अभी हमारे पास बन गया है ए बी जो है वो आर्क बन गया सर्कल का, उसका सेंटर ओ है और रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओ का ए के साथ डिस्टेंस कितना है आर, ओ ए इक्वल टू आर, और ओ बी का भी जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया आर के बराबर, और आर हमारे पास ये क्या है रेडियस। ठीक है, अच्छा हम ये सपोज कर लेते हैं लेट एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर ए ओ बी में यहाँ पर जो मेरे पास एंगल बन रहा है इसको सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है थीटा। ठीक है, आपने एक चीज़ जो है वो बहुत नोट करनी है कि ये जो एंगल है ना ये लाजमी जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज़ कि ये जो थीटा मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है ये ना बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेयर थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट में एक और ना कलर यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज ड्रा कर लेते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी दो परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हम बी से ओ ए के ऊपर ना इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लूँ ना, ये वाली जो लाइन है ये जो ओ बी के साथ बन रही थी, इससे जो ओ बी वाली लाइन है ना अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेना तो इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ये मेरे पास जी है पॉइंट डी। ठीक है, अब इस पॉइंट डी को भी जो है ना परपेंडिकुलर हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं लाइन ओ एक भी नहीं हुई पर परपेंडिकुलर ही है, पर ठीक है जैसी भी है। अच्छा जी,
तो यहाँ पर आप लिख लें ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस BC, ये जो हमने ये बी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया ना, इस पॉइंट को कह देते हैं C, एंड ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है DA। किसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है? OA के ऊपर, ऑन OA। ठीक है, अब फिगर से हम ये चीज़ देखते हैं। फ्रॉम फिगर से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो हमारे पास आर्क, ये जो है ना BC की लेंथ है, ठीक है, ये जो BC की लेंथ है ना, ये छोटी है इस आर्क वाली लेंथ से। ठीक है, तो BC इज़ लेस देन आर्क AB, और आर्क AB की जो लेंथ है ना वो छोटी है AD से, लेस देन AD। ठीक है, इसको जो है इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल बन गई है OCB और दूसरी ट्रायंगल बन गई है OAD। ठीक है, तो अब फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OCB, अब यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन 1 हम लोगों ने जो बनाई थी, इसमें से हम लोगों ने BC की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? अगर हम यहाँ पे ये साइन थीटा का फार्मूला लगा दें कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बन जाएगा? BC डिवाइडेड बाय OB। ठीक है जी, लाइन ड्रा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे OB की वैल्यू क्या हमारे पास थी? R, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर R। ये R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या निकल आई है? R साइन थीटा। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब ना हम लोग जो है वो दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने OCB को सॉल्व कर लिया था ना, अब कैसे को करते हैं दूसरी ट्रायंगल OAD को। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAD। तो अभी इस ट्रायंगल में आप देखें तो यहाँ पर जो है हम लोग साइन थीटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि साइन थीटा के फार्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखें तो ये जो R है ना, ये R वैल्यू जो है पॉइंट B तक है। या कि जो एक्सटेंडेड लाइन है ना, यहाँ पे R ये नहीं है, R इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AD ओवर बेस। बेस क्या है जी? OA। तो आप देखें तो यहाँ पर OA की वैल्यू क्या है? R। ठीक है, तो यहाँ पर हम OA की जगह पे पुट कर देते हैं R, AD ओवर R। यहाँ पर R जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो AD की वैल्यू बन जाएगी वो क्या होगी? R टेंजेंट थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास BC की भी वैल्यू निकल आई है, हमारे पास AD की भी निकल आई है। अब आर्क AB क्या है? आर्क AB की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो आपके पास होता है ना आर्क लेंथ, ठीक है, वो बराबर होता है
रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल के। आपने ये चीज़ फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क लेंथ ए बी जो है हमारे पास, ऐसे ही पढ़ा था ना आप लोगों ने, फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे आर्क ए बी है, तो आर्क ए बी के अंदर आप देखें तो यहाँ पर रेडियस आर ही बन रहा है और एंगल आपका थीटा ही बन रहा है। तो इसलिए हम जो है वो आर्क ए बी को भी कह सकते हैं कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन नंबर 4। अब ये क्या करते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन 1, सॉरी ये 1 जो है वो इक्वेशन ही है, वो इनइक्वालिटी है, ओके। तो पुट करें यहाँ पर, तो बी सी की वैल्यू क्या निकली थी, आर साइन थीटा। आर्क ए बी की वैल्यू क्या है, आर थीटा। और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू जी है आर टेंजेंट थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम इस इनइक्वालिटी को आर साइन थीटा के साथ जो है वो डिवाइड करवा लेते हैं, डिवाइडिंग बाय आर साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा लेस देन आर थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा लेस देन आर टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा। तो ये तो हो गया जी कैंसिल आपस में, या 1 इज़ लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस देन टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कास। तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये पहले से साइन थीटा था, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब ये साइन जो है इस साइन से कट गया, तो क्या बच गई वैल्यू, 1 इज़ लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज़ लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो है वो नोमिनेटर में आ रहा है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर थीटा, जबकि इधर तो हमारे पास आ रहा है थीटा ओवर साइन थीटा। तो कोई मसला नहीं, हम इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल्स में उनके चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि अगर हम ये कहते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 3, ठीक है। तो जब हम इनकी भी जो है वो इनइक्वालिटीज़ को चेंज करते हैं आपस में, तो क्या बनता है, ये बनेगा 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दी हुई है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इन पे जो है अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ थीटा। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है उस पर तो वैसे ही लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। अब ये वाली चूँकि हम लोगों ने फाइंड करनी है, इसको भी हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। और आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, cos 0, और cos 0 पे वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो ये क्या बनेगा, 1 इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वही सिचुएशन बन रही है जो सैंडविच थ्योरम के अंदर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है ये 1 के दरम्यान में फंस गया है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये चीज़ आप नीचे यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम या बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, क्योंकि मेरे पास जगह कम है असल में, बाय सैंडविच थ्योरम।
तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आपको डिटेल में समझा सकूं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।